वो 2 जुलाई 1995 की एक गर्म उमस भरी रात दिल्ली के बीचों बीच अशोक यात्री निवास के पास कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू अपनी रोज की गश्त पर थे। आधी रात के करीब उनकी नजर बगिया रेस्टोरेंट से उठते घने धुआं पर पड़ी। लेकिन ये सब धुआं नहीं था, हवा में एक अजीब तीखी गंध तैर रही थी। एक ऐसी गंध जिसे उन्होंने अपने पूरे करियर में पहले कभी नहीं सूंघा था। हाँ, और यही वो गंध थी जिसने भारत के सबसे कुख्यात आपराधिक मामलों में से एक का पर्दाफाश किया। वो जलते हुए इंसानी मांस की गंध थी। उस रात कांस्टेबल कुंजू ने जो देखा उसने सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये सत्ता के नशे, एक जहरीले रिश्ते और सबूत मिटाने के एक ऐसे खौफनाक तरीके की दास्तान है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। आज हम स्टेट बनाम सुशील शर्मा केस की फाइलों की गहराई से पड़ताल करेंगे, जिससे दुनिया तंदूर हत्याकांड के नाम से जानती है। हमारे पास इस केस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स और कानूनी दस्तावेज हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस रात क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है और कानून ने इस क्रूरता को कैसे देखा। चलिए इस मामले को परत दर परत खोलते हैं। तो कांस्टेबल कुंजू को शक हुआ, कुछ तो गड़बड़ थी। उन्हें लगा शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। तो वो दीवार फांद कर अंदर गए। हाँ, और उन्होंने जो देखा वो और भी अजीब था। रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार एक बड़े से मिट्टी के तंदूर के पास खड़ा था और उसमें से भयंकर लपटें उठ रही थी। और ये रेस्टोरेंट के बंद होने का समय था। तंदूर में इतनी आग का कोई मतलब ही नहीं था। सही बात है। एक अनुभवी पुलिस वाले की नजर से देखिए, सब कुछ गलत लग रहा था। बिल्कुल। जब कांस्टेबल ने पूछा कि क्या जल रहा है, तो केशव ने घबरा कर कहा, कांग्रेस पार्टी के पुराने बैनर जला रहे हैं। लेकिन वो गंध वो किसी बैनर या प्लास्टिक के जलने की तो हो ही नहीं सकती थी। नहीं, वो किसी जैविक चीज के जलने की थी और बहुत तेज थी। कुंजू का शक यकीन में बदलने लगा था। उन्होंने फिर एक डंडे से तंदूर की आग को कुरेदा और जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। आग के अंदर एक इंसानी धड़ था, अधजला, पहचानना मुश्किल, लेकिन ये साफ था कि वो एक इंसान का शरीर है। और यहाँ बात और भी भयानक हो जाती है। वो डिटेल जो इस केस की पहचान बन गई। मक्खन। शरीर को तेजी से जलाने के लिए उस पर बड़ी मात्रा में मक्खन डाला जा रहा था। आप सोचिए जरा इस तस्वीर की भयावहता को। तंदूर जो खाना पकाने, जश्न मनाने से जुड़ा है, उसे एक इंसानी लाश को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और मक्खन जो खाने में स्वाद बढ़ाता है, उसे सबूत मिटाने के लिए एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये था कि वो लाश किसकी थी और इस सब के पीछे कौन था। जांच शुरू हुई तो तार जुड़े 2 लोगों से, नैना सहनी और सुशील शर्मा। नैना सहनी महज 29 साल की, एक पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी महिला। वो एक ट्रेंड पायलट थी और कांग्रेस पार्टी में एक उभरता हुआ चेहरा भी। और दूसरी तरफ था सुशील शर्मा। वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं था, वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और विधायक था। दिल्ली की राजनीति में उसका बड़ा नाम और रसूख था। बहुत। और हमें 90s के दशक की दिल्ली की राजनीति को भी समझना होगा। ये वो दौर था जब नेताओं का बाहुबल, उनका रसूख अपने चरम पर था। अच्छा। कई नेताओं के लिए सत्ता में होना कानून से ऊपर होने का एक एहसास। शायद यही वो मानसिकता थी जिसने सुशील शर्मा को ये यकीन दिलाया कि वो कुछ भी करके बच सकता है। और इन दोनों के बीच का रिश्ता भी काफी उलझा हुआ था। इन्होंने 1992 में छिपकर शादी की थी। सुशील ने अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए शादी को दुनिया से छुपाकर रखा था। वो जनता के सामने एक अविवाहित समर्पित नेता बने रहना चाहता था। लेकिन असल में ये रिश्ता पावर एंड कंट्रोल का एक क्लासिक केस था। पर्दे के पीछे उनका रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था। सुशील शर्मा नैना को अपनी संपत्ति समझता था। मतलब वो नैना की महत्वाकांक्षाओं से, उसके सामाजिक दायरे से और उसकी आजाद सोच से असुरक्षित महसूस करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नैना को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव था और उसके साथ मारपीट भी करता था। और यही असुरक्षा और कंट्रोल करने की आदत उस रात के विस्फोट का कारण बनी। बिल्कुल। तो 2 जुलाई की उस शाम को हुआ क्या था? जब सुशील अपने मंदिर मार्ग वाले फ्लैट पर लौटा तो उसने नैना को फोन पर किसी से बात करते देखा। हाँ, और वो शराब भी पी रही थी। सुशील को देखते ही नैना ने घबराकर फोन काट दिया। ये एक छोटा सा लम्हा था, लेकिन सुशील के शकी दिमाग के लिए ये काफी था। यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सुशील ने आप देखा ना ताओ तुरंत उस नंबर पर दोबारा फोन मिला दिया। रीडायल किया। हाँ, रीडायल किया।
फोन के दूसरे तरफ नैना का पूर्व सहपाठी और दोस्त मतलूब करीम था। सुशील को पहले से ही शक था कि नैना का मतलूब के साथ कोई अफेयर चल रहा है। बस उस एक फोन कॉल ने उसके अंदर के शक को यकीन में बदल दिया और वो गुस्से से पागल हो गया। दोनों में जबरदस्त बहस हुई। नैना ने अफेयर के आरोपों से इनकार किया, लेकिन सुशील कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और उसी गुस्से के आवेग में सुशील ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और नैना पर 3 गोलियां चला दी। 2 गोलियां नैना को लगी, एक सिर में, एक गर्दन में। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक पल में एक विधायक, एक राजनेता, अब एक कातिल बन चुका था। यहाँ तक की कहानी गुस्से और शक की लगती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो गुस्से से कहीं ज्यादा शातिर दिमाग की तरफ इशारा करता है। तो कातिल हो चुका था, अब सवाल ये था कि वो इस सबसे बड़े सच को कैसे छिपाएगा। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में शायद घबराकर पुलिस को फोन करता या सरेंडर कर देता। लेकिन सुशील शर्मा ने कुछ और ही सोचा। यहीं से उसका अपराधी दिमाग काम करना शुरू करता है। हाँ, अब उसका लक्ष्य हत्यारा होने की पहचान से बचना था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी घबराहट पर उसकी शातिर सोच हावी हो गई। बिल्कुल। उसने नैना की लाश को एक चादर में लपेटा, उसे अपनी मारुति जिप्सी में डाला और रात के अंधेरे में सीधे अपने बगिया रेस्टोरेंट ले गया। उसने अपने मैनेजर केशव कुमार को बुलाया और सारे स्टाफ को तुरंत घर भेजने के लिए कहा। रेस्टोरेंट खाली हो गया। अब वहां सिर्फ सुशील, केशव और नैना की लाश थी। उनकी पहली कोशिश क्या थी? पहली कोशिश काफी अनाड़ी थी। उन्होंने पार्टी के कुछ पुराने बैनर्स और लकड़ी का अलाव बनाया और सोचा कि लाश को उसी में जला देंगे। लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। नहीं, इंसानी शरीर इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता। वो कोशिश नाकाम रही और उन्हें समझ आ गया कि ये तरीका काम नहीं करेगा। और यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। बिल्कुल। और यही वो पल है जो इस केस को अलग करता है। उनका अगला कदम दिखाता है कि अब वो जुनून या गुस्से में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि ठंडे दिमाग से सबूत मिटाने की फिराक में थे। उन्होंने फैसला किया कि अगर लाश पूरी नहीं जल सकती तो उसे टुकड़ों में काटा जाए, ताकि वो बगिया रेस्टोरेंट के बड़े से मिट्टी के तंदूर में फिट हो सके। ये सोचना भी कितना खौफनाक है। जिस तंदूर से सैकड़ों लोगों का पेट भरता था, उसे एक इंसानी कब्रगाह बनाने की तैयारी हो रही थी। और फिर वो डिटेल आती है जो इस केस को हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बिठा गई। मक्खन का इस्तेमाल। ये सोचना भी अजीब है। मक्खन क्यों? इसका क्या मकसद था? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट, मक्खन एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक तरह का ईंधन। उन्हें लगा कि इससे शरीर तेजी से जलेगा और हड्डियां भी राख हो जाएंगी। और दूसरा, मांस की गंध को कुछ हद तक दबा देती। ये उनकी शातिर और ठंडी मानसिकता को दिखाता है। जैसे कांस्टेबल कुंजू ने अज्जली लाश बरामद की, सुशील शर्मा मौके से फरार हो गया। एक विधायक होने के नाते उसे लगा कि वो अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके कानून से बच निकलेगा। वो जयपुर, मुंबई, चेन्नई और आखिर में बेंगलुरु तक भागा। लेकिन तब तक मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। तंदूर हत्याकांड हर अखबार की हेडलाइन बन गया था। देश भर में इस क्रूरता के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। आखिरकार 10 जुलाई 1995 को चौतरफा दबाव में आकर उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन तब भी वो यही दावा करता रहा कि वो निर्दोष है। हाँ, कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी फंसा रहे हैं। पर सबूतों का क्या? क्या पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, खासकर जब शरीर इतना जल चुका था? फोरेंसिक सबूत बहुत मजबूत थे और इस केस में सेकेंड ऑटोप्सी यानी दूसरी बार पोस्टमार्टम करना एक गेम चेंजर साबित हुआ। अच्छा। शरीर लगभग 70% जल चुका था, लेकिन डॉक्टरों को त्वचा का एक ऐसा टुकड़ा मिल गया जो पूरी तरह जला नहीं था। उससे नैना का डीएनए मैच हो गया। तो लाश की पहचान पक्की हो गई। हाँ, और सबसे बड़ा सबूत, नैना की खोपड़ी से मिली गोलियां सुशील की ही लाइसेंसी बंदूक से चली गोलियों से मैच कर गईं। केस शीशे की तरह साफ था। तो मामला अदालत में पहुंचा। निचली अदालतों का क्या फैसला था? 2003 में निचली अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। दोनों अदालतों का मानना था कि अपराध की क्रूरता, हाँ, खासकर लाश को ठिकाने लगाने का तरीका इतना अमानवीय था कि इसके लिए मौत की सजा ही सही थी। ठीक है, तो यहाँ हमें थोड़ा रुकना होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यह हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सिद्धांत कहता है कि मौत की सजा सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जहां अपराध इतना बर्बर, क्रूर और समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला हो
कि दोषी के सुधरने की कोई गुंजाइश न बचे। और अदालतों को लगा कि एक लाश के टुकड़े करना और उसे तंदूर में मक्खन से जलाना उस श्रेणी में आता है। बिल्कुल। लेकिन फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। उन्होंने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हाँ। और उनका तर्क था कि ये एक क्राइम ऑफ पैशन था। ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कोई किसी को गुस्से में गोली मार दे ये तो समझ आता है, पर उसके बाद लाश के टुकड़े करके तंदूर में जलाना, ये क्राइम ऑफ पैशन कैसे हो सकता है? और यही इस केस का सबसे बड़ा और विवादास्पद कानूनी सवाल बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के कृत्य को और लाश को ठिकाने लगाने के बर्बर कृत्य को कानूनी तौर पर अलग अलग करके देखा। मतलब उनका तर्क था कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी, वो अचानक तीव्र भावना, गुस्सा, शक, जलन के आवेग में की गई, इसलिए वो क्राइम ऑफ पैशन था। और लाश को ठिकाने लगाने की जो हरकत थी, वो उस हत्या के बाद की घबराहट और सबूत मिटाने की कोशिश थी, न कि हत्या की योजना का हिस्सा। लेकिन क्या ये तर्क सही लगता है? ये सब तो एक ठंडे शातिर दिमाग की तरफ इशारा करता है जो हर हाल में सबूत मिटाना चाहता था। बिल्कुल। ये उस मानसिकता को भी दिखाता है कि कैसे एक ताकतवर राजनेता को लगा कि वो एक मामूली कांस्टेबल को धमकाकर भगा देगा और कानून को धोखा दे देगा। इस कहानी के असली हीरो तो कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू ही थे। सही बात है। वो न डरे न बिके, और कानून की इसी व्याख्या पे आज भी बहस होती है। क्या हत्या के बाद की गई क्रूरता को हत्या के इरादे से पूरी तरह अलग किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुशील शर्मा समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये अपराध एक निजी रिश्ते की वजह से हुआ था, इसीलिए उन्होंने सजा कम कर दी। और अंत में 2018 में 23 साल जेल में बिताने के बाद अच्छे आचरण के आधार पर सुशील शर्मा को रिहा कर दिया गया। तो एक ताकतवर राजनेता, एक छिपी हुई शादी, एक फोन कॉल पर हुआ कत्ल और उसे छुपाने के लिए तंदूर और मक्खन का वो खौफनाक इस्तेमाल। तंदूर हत्याकांड की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान गुस्से और सत्ता के नशे में किस हद तक वहशी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दायरे में रहकर अपना फैसला दिया। उन्होंने हत्या को क्राइम ऑफ पैशन माना और लाश के साथ जो हुआ उसे उस जुनून का नतीजा। लेकिन एक सवाल है जो सोचने के लिए रह जाता है, और वो सवाल ये है कि क्या मनोवैज्ञानिक रूप से इन दोनों कृत्यों को सच में अलग किया जा सकता है? वो कौन सा पल होता है जब एक क्राइम ऑफ पैशन करने वाला इंसान अपराधी के दिमाग में एक ठंडे और सोचे समझे अपराध को अंजाम देने वाले में बदल जाता है? गोली चलाने वाला हाथ और लाश को टुकड़ों में काटने वाला हाथ क्या वाकई अलग अलग सोच से चल रहे थे?